हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। 2 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। इट वाज रिगार्डिंग कि हाउ योर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस अफेक्ट योर एडल्ट रिलेशनशिप्स। तो उसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि कैसे आपके पास्ट एक्सपीरियंस जो हैं, अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस, वो अफेक्ट करते हैं आपकी एडल्ट रिलेशनशिप्स को। कि आपने जो कुछ देखा होता है, जो सीखा होता है, उसी चीज़ को आप रिपीट करते हैं अपनी प्रेजेंट रिलेशनशिप्स में। तो इस वीडियो में जो भी मुझे फ़ीडबैक मिले, उसमें बहुत सारे व्यूअर्स ने ये पूछा कि हमें ये तो समझ में आ गया कि हम जैसा भी रिएक्ट करते हैं, जैसा बिहेव करते हैं अपनी रिलेशनशिप्स में अपने पार्टनर के साथ, वो जो है वो डायरेक्टली आता है हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से, कि दिस इज़ अंडरस्टूड। बट अब हमें करना क्या है? मैंने बताया था कि कम्युनिकेशन इज़ द की, बट देन अगेन द क्वेश्चन इज़ कि कैसे कम्युनिकेट करें। तो मुझे लगता है कि जो सॉल्यूशंस मैंने उसमें जस्ट आई नेम्ड देम, कि शायद उन्हें मैंने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया, तो आई थॉट ऑफ मेकिंग अनदर वीडियो जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स दे पाऊँ, ताकि आप अपनी जो है कम्युनिकेशन को बेटर कर पाएँ एंड अपनी रिलेशनशिप को जो है वो इम्प्रूव कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक हीलिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट होती है व्हेन यू स्टार्ट एक्नॉलेजिंग योर इमोशंस एंड द पेन दैट इज़ हिडन इन योर इमोशंस। तो सबसे पहले आप पहचानिए कि आपके इमोशंस क्या आप फील कर रहे हैं, एंड देन यू कम्युनिकेट ओपनली टू योर पार्टनर। तो उन्हें ये समझाइए कि आप क्या फील करते हैं। सो इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी कि जस्ट इन अ कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, कोई ऐसा आर्गुमेंट चल रहा है एंड आपके पार्टनर आपको आके कहें कि तुम्हारी वजह से मैं अनइम्पॉर्टेंट फील करता हूँ, हाउ विल यू फील? आपको एकदम से लगेगा कि आपको टारगेट किया गया है। सो इंस्टेड ऑफ दिस, अगर वो आपसे कहें कि जब तुम मेरी बात नहीं सुनते, उस वक़्त मुझे बहुत अनइम्पॉर्टेंट फील होता है। सो दोनों स्टेटमेंट्स में फ़र्क है। सो इस सेकंड वाले सिचुएशन में आप खुद को एक टारगेट नहीं समझते, एंड देन यू स्टार्ट थिंकिंग कि हाउ आई कैन रिएक्ट सो दैट माई पार्टनर डजेंट फील अनइम्पॉर्टेंट। सो इमोशंस को कन्वे करने का एक तरीका होता है, ऑलवेज़ यूज़ आई स्टेटमेंट्स। कभी भी आप यू वाला वर्ड यूज़ नहीं करेंगे जब आप अपने इमोशंस को कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने पार्टनर के सामने। सो जब आप आई स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं, सो द सब्जेक्ट बिकम्स यू योर सेल्फ। तो आपके पार्टनर भी फोकस आप पे रखते हैं, और आपकी जो प्रॉब्लम है या जो भी आप फील कर रहे हैं, वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, दे स्टार्ट थिंकिंग एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन वट योर पार्टनर कैन डू टू resolve your issues. So always use I statements. Then second is that active listening without interrupting. जब भी आपका कोई आर्गुमेंट चल रहा है और या आपके पार्टनर आपको कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, इवन इन अ जनरल कॉन्वर्सेशन, अगर आप लोग कोई बात कर रहे हैं, प्लीज़ लिसन केयरफुली एंड उसके बीच में अपने पार्टनर को इंटरप्ट मत कीजिए। जब वो अपनी बात ख़त्म कर लें, देन ऑल्सो गिव अ पॉज फॉर मे बी 5 सेकेंड्स, बिकॉज हो सकता है आपके पार्टनर अपनी बात को कंटिन्यू करना चाहें। सो कभी इंटरप्ट मत कीजिए, एंड डोंट थिंक कि मुझे क्या रिस्पॉन्स अभी देना है या कैसे रिस्पॉन्ड करना है। आप अपने आंसर्स तैयार मत कीजिए उनकी बात को जवाब देने के लिए। आप उनकी बात सुनिए, एंड देन यू कैन पैराफ्रेज कि आपकी बात से मुझे क्या समझ में आया है। मेक इट श्योर कि आपने जो समझा है यही बात है जो वो कहना चाहते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, द सेम एग्ज़ाम्पल इफ़ वी टेक, कि आपके पार्टनर जब आपसे कहें कि जब तुम मेरी बात नहीं सुनते ध्यान से, तो मुझे बहुत अनइम्पॉर्टेंट फील होता है। सो देन प्लीज़ पैराफ्रेज इट टू योर पार्टनर कि मुझे आपकी बात से ये लगा है कि क्या मैं आपको अनइम्पॉर्टेंट फील कराती हूँ। देन योर पार्टनर विल से नो, आई डेंट मीन दैट। मेरा मतलब है कि जब तुम मेरी बात नहीं सुनते हो तब मुझे अनइम्पॉर्टेंट फील होता है। सो अगेन देर इज़ अ डिफरेंस, एंड देन आपका फोकस इस बात पे होगा कि ओके, माई पार्टनर इज़ फीलिंग दिस, इट्स नॉट मी हु इज़ टू बी ब्लेम्ड। सो आप फिर अगेन फोकस आपका यही रहेगा कि किस तरह से मैं अपने पार्टनर को ये बात एक्सप्लेन करूं, एंड आप करेंगे भी कि नहीं, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं होता कि आप मेरे लिए अनइम्पॉर्टेंट नहीं हैं, यू आर इम्पॉर्टेंट टू मी। एंड देन आपके जो आगे के आने वाले एक्शंस होंगे वो इसी बात पे फोकस करेंगे कि आपके पार्टनर जो हैं वो अनइम्पॉर्टेंट फील ना करें। तो इस तरह से आपकी जो एक हीलिंग जर्नी स्टार्ट हो जाती है जब आप ओपनली कम्युनिकेट करते हैं, आई स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं, एंड देन यू पैराफ्रेज एंड
रिकन्फर्म इट कि वट एवर यू हैव अंडरस्टूड, क्या वो सही है जो आपके पार्टनर फील कर रहे हैं, या आपके पार्टनर का मतलब कुछ और था. तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. टिप नंबर 4 इज़ बी माइंडफुल ऑफ योर लैंग्वेज. अपनी लैंग्वेज को बहुत ही सोच समझ के यूज़ कीजिए, स्पेशली जब आप किसी हीटेड आर्ग्यूमेंट में हैं. कभी भी नेवर या ऑलवेज़ वर्ड का यूज़ मत कीजिए. ये दो ऐसे वर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा आपकी आर्ग्यूमेंट को बढ़ा सकते हैं. जैसे कि हम कहते हैं किसी भी आर्ग्यूमेंट में, लाइक आप बहुत परेशान हैं और आप कहते हैं अपने पार्टनर से कि आप कभी भी मुझे किसी काम में हेल्प नहीं करते, यू नेवर हेल्प मी इन दिस. तो जब नेवर वर्ड आ जाता है तो आप एक स्टेटमेंट को जनरलाइज कर देते हैं एंड योर पार्टनर फील्स अटैक्ड कि अच्छा मेरे को ओवरऑल इसने ऐसा एक लेबल कर दिया है कि मैं कभी भी कुछ नहीं करता. तो इंस्टेड ऑफ दिस ट्राई सेइंग कि जब मुझे अकेले सब कुछ हैंडल करना पड़ता है तो इट बिकम्स वेरी ओवरवेलमिंग फॉर मी, मैं अकेले हैंडल नहीं कर पाती, मुझे हेल्प की ज़रूरत है. तब आप देखिए कि योर पार्टनर विल रेडीली कम फॉर हेल्प, आपको हेल्प ऑफ़र करेंगे अपने आप. तो आपकी सिचुएशन जो है वो आप ही के अकॉर्डिंग और आपके फ़ायदे के लिए चेंज हो जाएगी. सो प्लीज़ ट्राई अवॉइडिंग दीज वर्ड्स नेवर एंड ऑलवेज. दे आर not to be used in any conversations. The next tip is choose the right time and right place for the heated arguments. जो difficult conversations हैं उनके लिए स्पेशली सही टाइम और सही जगह होना बहुत ज़रूरी है. कभी भी ये मत सोचिए कि आर्ग्यूमेंट हुआ है या कोई ऐसा डिस्कशन है तो अभी के अभी मुझे ख़त्म करना है. ऐसा नहीं होता. अगर घर पे कोई आया है या आप बिज़ी हैं या आपके पार्टनर बिज़ी हैं किसी चीज़ में, कोई काम अभी पेंडिंग पड़ा है, प्लीज़ फिनिश इट. आप प्री शेड्यूल कर सकते हैं अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करके कि इस बारे में हम बात करेंगे, लेकिन एक इस टाइम पे और इस जगह पे बैठ के देन वी विल डिस्कस. तो उससे एक फ़ायदा और होगा कि आपके जो ये इंस्टेंट जो इमोशंस थे, आपके इस आर्ग्यूमेंट में जो भी रिएक्शंस होने वाले थे, उस सब से जो है आप बच जाते हैं. आप एक काम स्टेट में आ जाते हैं, बिकॉज इमोशंस का भी एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद वो थोड़ा सा सेटल डाउन, मेलो डाउन हो जाते हैं. तो उसके बाद आप ठंडे दिमाग से बैठकर उस इशू को रिजॉल्व कर सकते हैं. एंड उससे पहले आप अपने आप में भी जो है आपके इमोशंस को हैंडल करके अपने इश्यूज़ को थोड़ा बहुत आप खुद भी सेटल डाउन कर लेते हैं. एंड देन यू डिस्कस विद योर पार्टनर एंड होपफुली आपको कोई ना कोई एक पॉजिटिव उसमें से रेजोल्यूशन मिल जाता है. ज़रा सोचिए कि हमारा जो आर्ग्यूमेंट है हमारे पार्टनर के साथ क्यों होता है. कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ होते हैं, पार्टनर कुछ और सोचते हैं, आप उससे कुछ अपोजिट सोचते हैं, तभी हमारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. बट अल्टीमेट एम क्या होता है कि जो भी हम इसमें से कंक्लूजन निकालें वो हमारे लिए बेटर हो. ये बात अलग है कि दोनों यही सोचते हैं कि जो मेरा थॉट है वही बेटर है हमारे रिलेशनशिप के लिए. सो हमारा जो है एम होना चाहिए हीलिंग, नॉट टू ब्लेम आवर पार्टनर्स. रिलेशनशिप को हील करना या हमारे इशू को रिजॉल्व करना जो है वो हमारा मेन फोकस होना चाहिए किसी भी आर्ग्यूमेंट सिचुएशन में. सो उसके लिए क्या है कि छोटे छोटे आप स्टेप्स ले सकते हैं. द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इज़ टू फॉरगिव. फॉरगिवनेस इज़ अ वेरी क्रूशियल स्टेप. कि पार्टनर ने कुछ कह दिया, कुछ ऐसा कर दिया, तो प्लीज़ ट्राई टू फॉरगिव, ये समझ के कि उनके अपने कुछ इश्यूज़ हैं. एंड अब आप ये समझ चुके हैं कि आपका जो भी बिहेवियर होता है वो आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होता है. सो आपके हाथ में ज़्यादा होता नहीं है जब आप एक इम्पल्सिवली रिस्पॉन्ड करते हैं किसी सिचुएशन के लिए. तो प्लीज़ ट्राई टू फॉरगिव योर पार्टनर फॉर एनीथिंग. छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट कीजिए. जैसे कोई एनिवर्सरी भूल गए हैं, कोई इंपॉर्टेंट डेट उन्हें याद नहीं रही, या कभी कोई ऐसी प्रॉमिस आपसे की एंड देन योर पार्टनर फॉरगेट्स इट. तो उन चीज़ों को इंटेंशनल ना समझ के एंड पर्सनली ना लेकर लर्न टू फॉरगिव. जैसे जैसे आप ये छोटी छोटी इश्यूज़ को छोड़ना सीख जाएंगे, फॉरगिव करना सीख जाएंगे, आपके जो है आर्ग्यूमेंट्स भी कम होते जाएंगे एंड रिलेशनशिप जो है वो धीरे धीरे हील होनी शुरू हो जाएगी. द नेक्स्ट स्टेप इज़, टिप नंबर 7 इज़ रेगुलर चेक इन्स. अगर आपकी रिलेशनशिप में सब ठीक चल रहा है तब भी वंस इन अ वीक या एटलीस्ट वंस इन अ मंथ अपने पार्टनर से एक बार बैठ के ज़रूर पूछिए कि आप हमारी रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं. हाउ डू यू फील अबाउट इट. अच्छा है या छोटा मोटा कोई ऐसा इशू है या वट एवर,
जो है, एंड बी रेडी टू लिसन। उसको ध्यान से सुनिए। कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम है तो उसे रिजॉल्व कीजिए। ट्राई कीजिए कि आपकी तरफ से उसमें अगर कुछ ऐसा हो रहा है जो अनइंटेंशनली आप कर रहे थे तो यू कैन अवॉइड इट। तो रेगुलर चेक इन्स बहुत ज़रूरी होते हैं, जैसे कि मेडिकल चेकअप बहुत ज़रूरी होता है, इवन अगर आपको कोई बीमारी नहीं भी है। तो सेम गोज़ फॉर योर रिलेशनशिप। सब कुछ ठीक चल रहा है तो उसे ठीक ही रहना चाहिए, इसके लिए हमें रेगुलर चेक इन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एंड इन सब टिप्स को अपना कर भी अगर आपके कोई इश्यूज़ ऐसे हैं जो रिज़ॉल्व नहीं हो पा रहे, आप जो है हीलिंग प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो प्लीज़ सीक प्रोफेशनल हेल्प। बिकॉज़ एक थेरेपिस्ट है जो आपको नॉन जजमेंटल होके आपकी जो है दोनों के इश्यूज़ को सुनेंगे, उसको रिज़ॉल्व करेंगे। जब आप दोनों की एक इंडिविजुअल हीलिंग हो जाएगी तो फिर आपकी रिलेशनशिप के ऊपर काम करना वो शुरू कर सकते हैं। तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में कभी भी हिचकिचाइए मत। सीक हेल्प, बिकॉज़ आपका मेन पर्पस जो है, मेन फोकस है, वो अपनी रिलेशनशिप की बेटरमेंट होना चाहिए, नॉट टू विन द फाइट और ब्लेम योर पार्टनर। सो अगर आप ये सारे टिप्स अपनाते हैं एंड प्रोफेशनल हेल्प सीख करते हैं तो डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप जो है वो मच बेटर हो जाएगी एंड यू कैन लिव अ हैप्पी लाइफ। Thank you so much for your precious time and watching my video.